हेलो दोस्तों। सो सैम्पल क्वेश्चंस के इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल साइज ऑफ ए ब्लॉक ब्लॉब। ओके, तो ब्लॉक ब्लॉब का मैक्सिमम फाइल साइज क्या होता है? तो पहले तो याद है कि ये आपका टीबी में था, ठीक है, और टीबी में इसका जो है 4.75 होता है, ठीक है। जबकि देखा जाए तो कुछ रीजन्स में ये 2 पीबी तक कर सकता है, स्टोरेज अकाउंट कैन होल्ड कर सकता है, ठीक, बट द मैक्सिमम फाइल साइज जो है वो 4.75 टीबी ही है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो इसमें कहता है क्या है कि यू आर अ डेवलपर फॉर अगेन ACME इनकॉर्पोरेशन। योर company flagship application is the wind monitoring software that wind energy firms use to monitor their equipment. At the end of each day, the wind collector sends a message that contains all of the day's statistics in JSON format, which needs to be read, processed, and posted to the database. Which Azure service is best for the processing this type of data? Okay, तो एंड ऑफ द डे में आपको पूरा स्टैट्स जो है वो भेजना है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्या आप लगा सकते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए IoT हब तो होगा नहीं, ठीक है। आपका यहाँ पे सर्विस बस का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, एट द एंड में एक ट्रिगर करेंगे, वो एंड ऑफ द डे को ये ट्रिगर करेगा और ये फिर सर्विस बस क्यू में वो मैसेज को भेज देगा। और जैसे सर्विस बस क्यू में मैसेज मिलेगा, जो रिसीवर है, तो जो कंज्यूमर है, उसका सब्सक्राइबर जो है, उसको जो है वो रीड करेगा और रीड करके जो है डेटाबेस में डाल देगा। ओके, तो सर्विस बस ऑप्शन सही है इसके लिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो इस पे देखते हैं, if you are concerned that your logic app are running in a multi-tenant environment and want your logic app to have its own hardware and network, which Azure service would you need to add? Okay, so यहाँ पर जो है लॉजिक ऐप आपका मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट में है। तो अब क्या करेंगे, इसमें क्या डालेंगे? तो इस सिचुएशन में देखा जाए तो इसमें आपका इंटीग्रेशन सर्विस एनवायरनमेंट, ओके, इंटीग्रेशन सर्विस एनवायरनमेंट ये इसका करेक्ट आंसर है। मतलब इसी को हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, यूजिंग इंटीग्रेशन सर्विस एनवायरनमेंट। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं देखने के लिए क्वेश्चन नंबर 34 में कि विच एज्योर CDN वेंडर does not offer the capability to serve different statics content compared to a mobile device and a fully sized screen. ओके, तो यहाँ तो CDN वेंडर का नाम है, तो CDN वेंडर डिफरेंट है। तो इसमें सिंपल जो HMI करके जो है, ठीक है, स्टैंडर्ड HMI ये सपोर्ट नहीं करता, डज नॉट ऑफर मोबाइल डिवाइस रूल्स, तो ये ऑफर नहीं करता है। तो ये तो हो सकता है क्वेश्चन में अभी आंसर ये हो सकता है फ्यूचर में सपोर्ट करने लगे। तो ये जो डिफरेंट इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो हम अभी के हिसाब से कह सकते हैं HMI है, नेक्स्ट कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए इसके बारे में अप टू डेट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, ट्रू और फॉल्स। एज्योर सर्च सपोर्ट्स मल्टीपल डेटा सोर्सेज। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। सो इसमें क्या कहता है कि आपका एज्योर सर्च सपोर्ट्स मल्टीपल डेटा सोर्सेज, ट्रू और फॉल्स। तो हाँ, ये सपोर्ट करता है मल्टीपल डेटा सोर्सेज को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो यू आर द डेवलपर ऑफ ACME इनकॉर्पोरेशन, यू यूज वर्चुअल मशीन्स इन एज्योर टू प्रोवाइड योर वेबसाइट्स to be public. The problem with scaling a virtual machine is that it starts with a basic Windows Server 2016 image and you will need to find a way to deploy your code to the machine before it's useful. What is the recommended way to deploy your website code to a brand new VM that would be used in automatic scaling? Okay, so इसमें आपका जो है
द कस्टम स्क्रिप्ट VM एक्सटेंशन टू एग्जीक्यूट अ PowerShell स्क्रिप्ट टू डू योर डिप्लॉयमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको करेक्ट आंसर आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। कस्टम स्क्रिप्ट इसमें हमें लिखना पड़ता है इसके लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो व्हाट इज द टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एन अनमैनेज्ड एज्योर स्टोरेज अकाउंट इन नॉर्थ अमेरिका। ओके, सो नॉर्थ अमेरिका में अनमैनेज्ड अकाउंट का कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, यह है 5 PB। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो कहता है क्या है कि यू आर द डेवलपर ऑफ अगेन ACME इनकॉर्पोरेशन, योर फ्लैगशिप एप्लीकेशन विंड कलेक्टर ऐप uses 16 Azure SQL databases to store its various data. There are period of intense application activity and all databases are impacted with increased reads and writes. Your company is concerned with the cost as they are currently provisioned as a single database. Your boss suggests moving them to a elastic database pool because that appears to be a lower price. What reason would you tell your boss that this is not a good idea? Okay, तो इलास्टिक डेटाबेस पूल क्या होता है? आप पढ़े थे कि ये जो होता है इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ये शेयर टाइप से होता है। ओके, सो आपका इलास्टिक डेटाबेस पूल जो है ना, वर्क बेस्ट व्हेन द डेटाबेस इन द पूल हैव इंडिपेंडेंट यूटिलाइजेशन पैटर्न। इफ ऑल डेटाबेसेस इन द पूल पिक एट द सेम टाइम यू विल नॉट सी द टाइप ऑफ कॉस्ट सेविंग योर इम्पैक्ट। ओके, मतलब सेम टाइम पे आपने ले लिया, उसमें 10 डेटाबेस डाल दिया और 10 सेम टाइम पे अपना इंक्रीज हो रहा है उसका कैपेसिटी, तो उससे जो है आपके कॉस्ट की कोई सेविंग नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं 39 पे। तो यू आर ए डेवलपर ऑफ ACME इनकॉर्पोरेशन, यू हैव डेवलप्ड अ कस्टम API दैट व्हेन कॉल्ड constructs a report that involves pulling together and summarizing several months worth of data. You have developed a logic app that calls this API, but the problem is that the logic app time out after 120 seconds because the API takes too long to respond. What is the appropriate modification in order to get this to work? Okay, so अब यहाँ पे अगर मान लिया हम सिंक्रोनस प्रोसेस से चले तब तो हम वेट करना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम एसिंक्रोनस कर देते हैं। तो एसिंक्रोनस करने से आपका ये जो है क्या हो जाएगा कि आपका ये पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। सो अगेन आपसे इसमें कह रहा है कि यू हैव डेवलप्ड एन API फॉर योर कंपनीज सर्विंग दैट you would like to release to the general public, but you are worried you do not want this API to be a source of denial of service attack on the business consuming this database or web server resources. So would you like to force people to register to use the API and place throttling limits on each individual approved to use it? So कौन सा सर्विस इसके लिए आप यूज करेंगे? तो आप लिमिट सेट कर सकते हैं API मैनेजमेंट के थ्रू ही, तो API मैनेजमेंट करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो अगेन ये कह रहा है कि ड्यूरिंग अ रिसेंट सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ योर पब्लिक वेब ऐप एंड API इट वाज डिस्कवर्ड दैट मेनी ऑफ योर पब्लिक APIs expose metadata about themselves in the response header. These APIs were developed by a third party and you do not have the source code to be able to fix the code. For instance, from reading the API HTTP response header, you can tell that the application was coded in ASP.NET. It is also missing some response header such as content security policy header. What is the easiest way to modify the HTTP header put out by the API code without modifying the API code? Okay, तो इसमें जो है आपको API गेटवे आउटबाउंड पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आपको पता है कि API में जो इनबाउंड आउटबाउंड होता है तो उसके थ्रू आप
चेंज कर सकते हैं। तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो व्हाट टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन एप्लीकेशन टू यूज एज्योर एडी एज इट्स ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ओके, तो एक तो है रिडायरेक्ट यूआरआई और दूसरा है एप्लीकेशन आईडी। ओके, ये दोनों जरूरत होता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इसमें अगेन ये कहता क्या है कि योर एप्लीकेशन यूजेज अ सर्विस बस क्यू टू रिसीव मैसेज फ्रॉम एन आउटसाइड ऐप and you have a number of applications processing those messages. You have recently been told that the business is seeing a problem of some messages is in unusual circumstances being processed twice. When you debug the problem, it's a message that was successfully processed by the job, but then the program fails before the queue could be updated to delete the message. Your boss want to fix the problem such that it might be better if a message was missed than if a message was processed twice. What do you do to ensure messages do not get processed twice even if sometimes they don't get processed? ओके, तो इस केस में हमें जो है इसमें एटमोस्ट वंस डिलीवरी का ऑप्शन स्विच करना पड़ेगा। ओके, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे दैट यू कैन डिप्लॉय योर कोड इनटू एज्योर ऐप सर्विस। अपलोड द कोड डायरेक्टली टू द एज्योर पोर्टल वेबसाइट। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। इसमें क्या कहता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी विथ कॉस्मोस डीबी। तो ये सबका आपने डिफरेंस पढ़ा था। तो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी क्या होता है, इज दैट अक्रॉस द वर्ल्ड रीडर्स आर गारंटेड टू ऑलवेज गेट द मोस्ट रिसेंट कमिटेड वर्जन ऑफ एन आइटम। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स दैट अ वर्चुअल मशीन स्केल सेट कैन सपोर्ट। ओके, तो इसमें 1000 होता है, 1000 तक आपका ये सपोर्ट कर सकता है। 47 क्वेश्चन नंबर में आते हैं। अगेन ट्रू फॉल्स है। यू कैन क्रिएट अ एज्योर फंक्शन टू रन वेन एवर अ न्यू ईमेल कम्स इनटू आउटलुक यूजिंग इट्स ऑन नेटिव ट्रिगर इंटीग्रेशन विथ ईमेल। ओके, तो ये कहता है कि यू कैन क्रिएट अ एज्योर फंक्शन टू रन वेन एवर अ न्यू ईमेल कम्स इनटू आउटलुक यूजिंग इट्स ऑन नेटिव ट्रिगर इंटीग्रेशन विथ ईमेल। तो नेटिव ट्रिगर इसमें तो कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो अब आपका जो है, तो आप ये यू कैन नॉट गेट एन एज्योर फंक्शन टू ट्रिगर ऑफ एन इनकमिंग ईमेल। ओके, इसको हम नहीं कर सकते हैं, तो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि व्हाट इज द एज्योर पावर शेल कमांड टू क्रिएट अ न्यू वेब ऐप। सो न्यू वेब के लिए क्या था हमारे पास कमांड, न्यू एजी वेब ऐप, ये कमांड था। तो ये हमारा कमांड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि एज्योर मॉनिटर कैन कलेक्ट डेटा फ्रॉम एनी सोर्स नॉट जस्ट द बिल्ड इन सोर्सेज यूजिंग व्हाट मेथड्स। सो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर डेटा कलेक्टर एपीआई है, जो कि ये पर्पस सॉल्व करता है। तो ये आपका क्या करता है, देखिए लिखा हुआ है कि फॉर यू टू क्रिएट योर ऑन डेटा इनपुट एंड इनटू एज्योर मॉनिटर। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 50, ये क्या कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्स यू कैन इंस्टॉल इन अ सिंगल ऐप सर्विस फ्री अकाउंट। ओके, तो फ्री अकाउंट में यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है 10 का, अब 10 कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा पहला 50 सेट का जो टेक्स्ट सैंपल क्वेश्चन है ख़त्म होता है। आगे और भी क्वेश्चंस मैं पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।